तब यहाँ ताइहोन और जोशुआ उन किडनैपर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ताइहोन जोशुआ को सबसे पहले उन बच्चों को वहाँ से भगाने में मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पर रहेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि आखिरकार उन्होंने कितने बंदों को मारा है। तो ताइहोन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो गैंग वाले उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वहाँ से कोई बचकर ना जा सके। पर तभी जोशुआ एक बंदे को जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देखकर बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ताइहोन और जोशुआ वहाँ पर कर क्या रहे हैं। तब वो गैंग वाले ये तय करते हैं कि वो किसी भी बच्चे को वहाँ से भागने नहीं दे सकते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग मिलकर ताइहोन और जोशुआ के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनके सामने सिर्फ दो मामूली से बच्चे ही हैं। पर तभी ताइहोन और जोशुआ उन्हें बहुत बुरी तरह धोना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये लोग इसी तरह इकट्ठे होके हमारी तरफ बढ़ते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब ताइहोन कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तब ताइहोन जंप मार के 3 लोगों को उड़ा देता है, जिससे बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ताइहोन के मूव की तारीफ करने लगते हैं। पर उनका बॉस उन्हें जल्द से जल्द सब कुछ क्लियर करने के लिए कहता है। तो ली को ताइहोन की फिक्र हो रही होती है और वो ताइहोन को छोड़कर नहीं जाना चाह रही होती, क्योंकि उसे पता होता है कि ये कितना खतरनाक है। पर ताइहोन उसे समझाता है कि वो लड़ नहीं सकती, जिस वजह से उसका वहाँ पर कोई भी काम नहीं है। पर ली फिर भी नहीं सुनती है। तभी एक बंदा ली के ऊपर हमला कर देता है और ताइहोन ली को बचा लेता है और इस चीज की एग्जाम्पल देके उसे समझाता है कि उसे उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो मारी जा सकती है। तब यहाँ एक पोर्ट पर उस मार्क रू का बॉस कुछ बंदों के साथ मिलने आया होता है ताकि वो ओवरसीज डीलिंग के लिए वहाँ के पोर्ट को चेक कर सके। पर तभी वहाँ के बंदे माँ के ऊपर हमला कर देते हैं और उसके पेट में चाकू घुसा देते हैं। तुम जैसे बंदे सच में बहुत आसान टारगेट होते हैं, क्योंकि तुम लोग अपने लालच की वजह से अंधे हो जाते हो, जिस वजह से तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। पर तुम जैसे बंदे को फॉरेन कंट्री में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने लालच में अंधे ही रहोगे तो तुम सब कुछ खो बैठोगे। क्या तुम मेरे लालच की बात कर रहे हो? पर चिंता मत करो, मैं तुम जैसे बंदों से रोज भिड़ता हूँ, क्योंकि तुम जैसे लोग मुझे हमेशा मेरे बैकग्राउंड की वजह से नीचा दिखाते हो। पर तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं अब तक यहाँ पर पहुँचा कैसे हूँ। मैं यहाँ पर उन लोगों को मार कर पहुँचा हूँ जिन्होंने मेरी बेइज्जती की है। तब माँ उन सभी को मारकर बाहर फेंक देता है और हम देखते हैं उसके बंदों ने भी पोर्ट के बाकी बंदों का बुरा हाल कर दिया होता है, जहाँ पर वो अपने बंदों को उन्हें मारने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें पिग्स को खिला सके। चलो फिर अब मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करने का टाइम आ चुका है। तब यहाँ एक बंदा माँ को वेयर हाउस की सिचुएशन के बारे में बताता है। बॉस, हमें यहाँ पर आपकी जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पर डिलीवर किया गया था वो भाग चुके हैं और ये सब कुछ 2 बच्चों की वजह से हो रहा है, जो कि अब हमारे पूरे ग्रुप को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। वो लोग चाहे बच्चे लगते हो, पर उन्हें हराना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चाहे हम नंबर में उनसे ज्यादा हैं, पर फिर भी हम लोग उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पर पुलिस आ गई तो हम लोग पकड़े जाएंगे। हमें वहाँ पर पहुँचने में अभी 2 घंटे और लगेंगे और तब तक तो पुलिस वहाँ पर आ भी सकती है। तो इसलिए तुम्हें किसी भी हालत में वेयर हाउस को बचाना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर जो लोग बंद हैं, हमें नेक्स्ट डील में उनकी जरूरत है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन बंदों में वो लड़की भी होती है जिसे ताइहोन ढूंढ रहा होता है और यहाँ जोशुआ ने 7 बंदों को हरा दिया होता है और जैसे ही 8वें बंदे को मारने लगता है, वैसे ही ताइहोन आकर उस बंदे को एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि उसके 9 बंदे पूरे हो जाते हैं। तब ताइहोन को देखकर जोशुआ को एहसास हो जाता है कि वो कोई मामूली फाइटर नहीं है, जिस वजह से उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ताइहोन वहाँ पर कर क्या रहा है। रुको जरा ताइहोन, देखो जो हमारे सामने अपोनेंट आए हैं वो कुछ ज्यादा टफ लग रहे हैं, पर उनके पीछे एक वेयर हाउस है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने वहाँ पर कुछ छुपा रखा है। तो ताइहोन कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो चलो फिर इनसे लड़के आगे बढ़ते हैं। तो जोशुआ कहता है, मैं इनसे लड़ने नहीं वाला बल्कि इन्हें मारने वाला हूँ, क्योंकि इन्हें मार कर ही हम देख सकते हैं कि उस वेयर हाउस के अंदर क्या है। तो क्या तुम ये नहीं करना चाहते ताइहोन? तो ताइहोन घूमते हुए दूसरे बंदे को लात मारता है, जिससे कि उसकी घायल बंदों की गिनती जोशुआ से ज्यादा हो जाती है और वो जोशुआ से कहने लगता है कि वो उनकी बेट जीत गया है, जिस वजह से अब वो सारी जगह उसकी हुई। पर जोशुआ कहने लगता है कि उसने उस वेयर हाउस का दरवाजा खोला है, जिस वजह से उनके बीच टाई हो चुका है। तब वो लोग वेयर हाउस के अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, जिस वजह से ताइहोन को लगता है कि वो लड़की शायद यहाँ पर भी नहीं है। पर तभी जोशुआ को एक हुडी मिलती है और जब ताइहोन उस हुडी को ध्यान से देखता है तो उसे याद आ जाता है कि उस लड़के की ट्विन सिस्टर ने भी एग्जैक्टली वही हुडी को पहना हुआ था, जिस वजह से उसे पता लग जाता है कि उस लड़की को कोई वहाँ से लेकर चला गया है। पर हम देखते हैं जैसे ही वो लोग बाहर निकलने का सोचते हैं, वैसे ही यांग उस वेयर हाउस के दरवाजे को लॉक कर देते हैं। हमने उन लोगों को किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया है और उन हमला करने वाले बंदों को भी वेयर हाउस में कैद कर दिया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बॉस? तब माँ कहता है, जो बच्चे वहाँ से भाग कर गए हैं वो जल्द ही पुलिस वालों को उस जगह के बारे में बता देंगे, जिस वजह से हम उस जगह को और ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हमें उस जगह को जलाना ही होगा। तब यहाँ ताइहोन और जोशुआ को पेट्रोल की स्मेल आने लगती है और बाहर एमए क्रू के लोग पूरे वेयर हाउस के ऊपर पेट्रोल छिड़क देते हैं और उसे आग लगा देते हैं। तो यांग अपने बॉस को बता देता है कि उन्होंने वेयर हाउस को जला दिया है और ऐसा दिखाया है जैसे कि एक एक्सीडेंट हो। और तब उसका बॉस ये सब कुछ खत्म करके उसे दूसरी जगह आने के लिए कहता है। ये दोनों लोग तो सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ थे। क्या उन्हें सच में लगा कि उनका ये प्लान काम करेगा?
मुझे नहीं पता कि वो बच्चे क्या सोच रहे थे, पर अब उन्होंने बहुत ज्यादा गलत लोगों से पंगा ले लिया है। तो यहाँ ताइहोन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो दरवाजा टूट ही नहीं रहा होता और आग लगने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन भी कम हो रही होती है, जिस वजह से जोशुआ ताइहोन को अपना मुंह ढकने के लिए कहता है ताकि वो लोग सफोकेट होके मर ना जाएं। आखिरकार तुम मुझे ये करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम सफोकेशन की जगह जलने से मर जाएं? तो जोशुआ कहता है हमें ये तब तक करना ही होगा जब तक इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स यहाँ पर आ नहीं जाते, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें जैसे ही फोन करूंगा वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। तो ताइहोन कहता है बेवकूफ, जरा ऊपर देखो, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि हम तब तक जिंदा भी रहेंगे? तो जोशुआ कहता है डोर लॉक्ड है और विंडोज के बाहर लोहे की बार्स लगी हुई हैं, तो इसलिए इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि हम सफोकेशन से पहले यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, तो इसलिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पर लगता है हम इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को भी फोन नहीं कर सकते क्योंकि मेरे फोन के अंदर तो सिग्नल ही नहीं आ रहा है। तब अचानक से जोशुआ और ताइहोन के ऊपर पानी गिरता है जो कि बाहर की एक विंडो से आया होता है और हम देखते हैं वो पानी ली ने फेंका होता है। ताइहोन, तुम अंदर ही हो ना? थोड़ी देर और टिके रहो क्योंकि मैंने 911 को कॉल कर दिया है। और हाँ, अपने कपड़ों को गीला रखो और जब तक फायर फाइटर्स नहीं आते हैं तब तक मैं अंदर और भी पानी फेंकती जाऊंगी। तो इसलिए कम से कम मुझे इस बात का तो जवाब दो कि तुम जिंदा हो या नहीं। मैं जिंदा हूँ, पर क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर रुको, मैं और पानी ला रही हूँ। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि बाहर भी आग लगी हुई है। तो जोशुआ इस बात का शुक्र मनाता है कि ली ने उनके ऊपर पानी फेंक के उन्हें थोड़ा टाइम दे दिया है, पर ताइहोन उसे समझाता है कि चाहे उनके पास थोड़ा टाइम है पर फिर भी किसी के वहां तक पहुंचने से पहले ही वो वेयर हाउस नीचे गिर जाएगा और वो लोग उसके नीचे दब के मर जाएंगे, जिस वजह से उन्हें वॉल के अंदर होल बना के निकलना होगा। तो जोशुआ को भी ये आइडिया पसंद आता है क्योंकि वेयर हाउस लकड़ी से बना होता है, जिस वजह से जब आग लकड़ी को कमजोर कर देगी तो वो लोग इतना होल बना सकते हैं जिससे कि वो लोग भाग सकें, पर तब तक के लिए उन्हें पानी की सप्लाई की जरूरत है ताकि वो लोग जले ना, जिस वजह से उनकी जिंदगी ली के हाथों में है। पर उन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि बाहर भी आग लगी हुई है, जिस वजह से ली की जान को भी खतरा हो सकता है। मैं सब कुछ छोड़ के वापस इस वजह से आई थी क्योंकि मुझे ताइहोन की चिंता हो रही थी, पर आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया? और अगर मैं ना आई होती तो इन लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द इनके ऊपर पानी फेंकना ही होगा ताकि फायर फाइटर के आने तक ये लोग जिंदा रह सकें। तो ली फिर से पानी भर के ताइहोन के पास वापस जाने लगती है और हमें ली का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक मंकी और उसकी माँ को देख रही होती है। मैं बचपन से ही एनिमल शोज की बहुत बड़ी फैन रही हूँ और वो इस वजह से नहीं था क्योंकि एनिमल्स बहुत ज्यादा क्यूट और अमेजिंग होते हैं, बल्कि इस वजह से था क्योंकि एक एनिमल की माँ हमेशा अपने बच्चे को बचाती थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। पर मुझे वो चीज कभी भी नहीं मिली क्योंकि मैं एक डेमन के साथ रहती थी जो कि मेरी माँ होने का नाटक कर रही थी। शुरुआत में सिर्फ मैं और मेरे फादर ही रहते थे और हमारे घर का माहौल बहुत ज्यादा निराशा से भरा हुआ था, पर तब जब मेरी स्टेप मॉम हमारे साथ रहने आई तो चीजें बदलने लगी और मेरे डैड खुश रहने लगे, जिस वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे अंदर से खुशी महसूस हुई, जिस वजह से मैंने इसी खुशी के साथ रहने का डिसाइड किया। पर बहुत जल्दी मेरी स्टेप मॉम का चेहरा मेरे सामने आ गया और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारना स्टार्ट कर दिया, पर मैं फिर भी वो सब कुछ सहती रही क्योंकि मैं सबको खुश देखना चाहती थी। और ऐसे ही बहुत सारे साल बीत गए और आखिरकार मुझे एहसास हो ही गया कि मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बेकार थी। तब मैंने सोचा कि आखिरकार मुझे ही ऐसा क्यों फील हो, जिस वजह से मैंने अपने डैड को सब कुछ बताने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा स्टेप मॉम पर भरोसा था। और मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ कि आखिरकार मैंने इतने सालों तक वो सब कुछ क्यों सहा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने उस पर्सन के लिए सब कुछ सहा जिसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, और इस वजह से मैं घर से भाग गई। एक लविंग पेरेंट हमेशा अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, पर ये एक ऐसी चीज थी जो कि मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और मुझे लगा कि मैं इस चीज को अपनी लाइफ में कभी भी महसूस नहीं कर पाऊंगी। पर तब मैं एक ग्रुप की मॉम बन गई और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या वो लड़की किसी की मॉम बन सकती है जिससे कभी माँ का प्यार ही न मिला हो। पर तब उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, जिस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कम से कम इसे ट्राई जरूर करूंगी, जिस वजह से मैंने उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लिया ताकि मैं उन्हें हर कीमत पर बचा सकूं। तब मैंने घर की किस्तें भी भरी ताकि हमें कोई वहाँ से निकाले ना, और मेरे बच्चों को लगा कि मैं बहुत ज्यादा कंजूस हूँ, पर मैं एक ऐसी माँ बनना चाहती थी जो कि अपने बच्चों को हर चीज से बचाए। तो इसलिए मैंने ये सब कुछ करने का डिसाइड किया और इसी वजह से मुझे आज ताइहोन को भी बचाना पड़ेगा क्योंकि वो भी मेरा बच्चा है। ली जैसे ही पानी की बकेट को लेकर आगे बढ़ रही होती है वैसे उसके ऊपर कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिस वजह से वो जख्मी हो जाती है और पानी की बाल्टी भी वहीं गिर जाती है। तो यहाँ माँ ग्रुप के लोग
अपने नए हेडक्वार्टर्स में होते हैं, क्योंकि उन्हें ताइहोन और जोशुआ की वजह से वेयर हाउस को ठिकाने लगाना पड़ा होता है और बॉस वहाँ पर उनके लिए मीट पका रहा होता है। तब वो सभी को खाने के लिए कहता है, तो क्या वो लोग बहुत ज्यादा बिजी होने वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बंदे पहुँच गए होते हैं जिन्हें वेयर हाउस से निकाला होता है। तब यांग भी वापिस आ रहा होता है और माँ को बताता है कि अब तक तो वहाँ पर सब कुछ जल गया होगा, जिस वजह से माँ कहने लगता है कि उन्हें उन लोगों को और ज्यादा तड़पाना चाहिए था। तब यहाँ फायर फाइटर्स भी वेयर हाउस पहुँच चुके होते हैं और उन्होंने वहाँ की सारी आग बुझा दी होती है, पर हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ पर कोई भी जख्मी इंसान नहीं मिला होता, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ताइहोन और जोशुआ बच गए होते हैं और ताइहोन ने ली को भी बचा लिया होता है। तब जोशुआ ताइहोन से पूछने लगता है कि आखिरकार वो आगे क्या करने वाला है, और हम देखते हैं ली की ये हालत देख के ताइहोन को अपना पुराना दोस्त डूवोन याद आ गया होता है, जिसे वो बचा नहीं पाया होता है, और इस वजह से अब वो उन लोगों को मारने के लिए तैयार होता है। तब फायर फाइटर्स बाकी जगह को चेक कर रहे होते हैं ताकि वहाँ पर कोई रह ना गया हो, और तभी वहाँ पर उन्हें ली मिलती है जिसे ताइहोन और जोशुआ ने छोड़ दिया होता है ताकि उसे ट्रीटमेंट मिल सके। तब फायर फाइटर्स आपस में बात करने लगते हैं कि ली को बस थोड़ी सी हेड इंजरी ही हुई है और उसकी ब्रीथिंग स्टेबल होने की वजह से वो जल्दी ही होश में आ जाएगी, जिससे कि ताइहोन को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो माँ ग्रुप के मेंबर्स को मारने के लिए आगे जाने लगता है। तब जोशुआ उससे पूछने लगता है कि क्या उसे पता भी है कि वो लोग कहाँ पर हैं, और वो सिर्फ जोशुआ की तरफ देखकर उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है। तब ताइहोन हॉबिन को फोन कर देता है। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा अच्छी नींद आ रही है, पर अभी से छोड़ो और जल्दी से इमरजेंसी रूम जाओ। अब तुम मुझे इस टाइम हॉस्पिटल जाने के लिए क्यों कह रहे हो? सवाल मत करो और जल्दी जाओ। रुको जरा, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? यहाँ पर चीजें थोड़ी बिगड़ गई थी, जिस वजह से रनवे ग्रुप की मॉम इंजर्ड हो गई है, तो इसलिए तुम्हें उनके पास जाना होगा। उसे पक्का इसी एरिया के किसी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया होगा, तो इसलिए जाओ और वहाँ जाकर सूर्योन ली के बारे में पूछो। आखिरकार ये चल क्या रहा है? इसने तो कहा था कि ये इन्वेस्टिगेट करके मुझे सारी चीजें बताएगा, पर आखिरकार रातों रात बदल क्या गया? तब जोशुआ ये सब कुछ देख के ताइहोन से कहने लगता है कि उसे ली की कुछ ज्यादा ही चिंता है, और ये भी पूछने लगता है कि क्या उसके डैड एक ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर है, जिस वजह से उसे किकिंग स्किल्स मिली हैं। तो ताइहोन इस बात पर हाँ कहता है, और जोशुआ ताइहोन के फादर को अपने फादर के साथ कंपेयर करने लगता है, क्योंकि जोशुआ के फादर ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया होता, जिस वजह से ताइहोन उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और उसे याद दिलाता है कि वो दोनों दोस्त नहीं हैं। तो यह हॉबिन का फोन फिर से बजने लगता है, जिस वजह से उसे लगता है कि शायद ताइहोन का ही कॉल आया होगा, क्योंकि वो मुसीबत में होगा, जिस वजह से वो फोन उठाकर पूछने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। पर जैसे ही वो फोन पर उस बंदे की आवाज सुनता है, वैसे ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब हम यहाँ पर माँ क्रू के हाइड आउट को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग किडनैप किए हुए लोगों के लिए खाना बना रहे होते हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार आज उनके बॉस ने किडनैप किए हुए लोगों के लिए खाना बनाने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि पहले तो उनका बॉस उन्हें ऐसे ट्रीट करता था जैसे कि वो कूड़ा हो। तब एक बंदा उन्हें समझाता है कि वो लोग नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि पुराने बिजनेस में उन्हें बंदे कम पड़ रहे थे और उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं बच रहे थे, पर अब उनके बॉस ने सारी चीजें बदल दी हैं और दूसरी गैंग्स को एब्जॉर्ब करके नई फाउंडेशन बना ली है, जिस वजह से अब वो पहले बिजनेस के साथ साथ सेक्स ट्रैफिकिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तब यहाँ ताइहोन और जोशुआ उनके हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गए होते हैं, और उन्होंने हेडक्वार्टर्स को इसलिए पहचाना होता है क्योंकि बाहर वही ट्रक खड़ा होता है जिसके अंदर सभी को किडनैप करके लाया गया था। तब हमें पता चलता है कि इस चीज का क्लू भी ली ने ही दिया होता है, पर उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती, जिस वजह से उन्होंने इधर उधर घूम के बड़ी मुश्किल से उस जगह को ढूंढ लिया होता है। तब हमें पता चलता है कि जब ताइहोन ने ली को बचाया होता है, तब ली होश में होती है, और इन सभी चीजों से पहले जब माँ ग्रुप के लोग किडनैप किए हुए लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तब ली ने उनकी बातें सुन ली थी, जिस वजह से उसे पता चल गया था कि वो लोग किस एरिया में जा रहे हैं, और उसने ये बात ताइहोन को भी बता दी थी। ये तो अच्छी बात है कि उसने हमारी मदद की थी, क्योंकि अगर वो वहाँ पर ना होती तो हम लोग अब तक मर चुके होते। पर जरा रुको, क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो? तब ताइहोन कहता है, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तब जोशुआ कहता है, जरा ठंडे दिमाग से सोचो और ऊपर जरा देखो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वहाँ पर हर एक फ्लोर पर बहुत सारे लोग हैं, जिस वजह से ये जगह वेयर हाउस से ज्यादा मुश्किल होने वाली है, और ऊपर से उन लोगों के पास तो वेपन्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है, जिस वजह से अभी तो हम लोग अपनी टॉप कंडीशन में भी नहीं है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें ये करना चाहिए? तब ताइहोन कहता है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उन्हें ये कहूँ कि सिर्फ अपने बॉस को बाहर भेज दो? तब जोशुआ कहता है, मैं कुछ ऐसा ही कह रहा हूँ, जिसका मतलब हमें उनके लीडर तक पहुँचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तब ताइहोन कहता है, तो बॉस हमेशा टॉप फ्लोर पर ही रहता है ना, तो चलो वहाँ देखो, अब वहाँ से भी तो जा सकते हैं। तब जोशुआ कहता है, क्या तुम सच में सीरियस हो कि हम ये करने वाले हैं? तब यहाँ माँ ग्रुप के कुछ लोग कुछ पिग्स को ऊपर चढ़ा रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा भारी होते हैं, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर ह्यूमंस को काट के डाला गया होता है, और वो उनके बॉस का खाना होता है, जिस वजह से दूसरा बंदा कहने लगता है कि उनके बॉस तो सच में बहुत ज्यादा अजीब है। पर तभी छत के ऊपर जोशुआ एक बंदे को लात मारता है और उसे उनकी बातें सुनकर उल्टी करने का मन कर रहा होता है। तब दूसरा बंदा उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि वो लोग जल के मर चुके हैं, और जोशुआ उन्हें बताता है कि वो तो वहाँ पर उड़ के आया है। और हम देखते हैं ताइहोन के प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने साइड वाली बिल्डिंग से छत के ऊपर जंप लगाई होती है। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी दूर था। तब जोशुआ
जोशुआ कहता है, बेवकूफ, मुझे तो लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने तय कर लिया है कि आगे से मैं तुम्हारी बात कोई नहीं सुनूंगा। तब तायहोन कहता है, अब ऐसे रोना बंद करो, क्योंकि आखिर में तो हम यहाँ पर ठीक ठाक पहुँच ही गए हैं ना। तो चलो फिर अब जाके इनके लीडर को हराया जाए। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।